Hey guys, good evening. Welcome back to my new YouTube channel. My name is Pulkit and welcome back to Study with Pulkit. आज हमारा केमिस्ट्री का मैटर इन अवर सराउंडिंग का थर्ड पार्ट होने वाला है। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बिना किसी देरी की उन पार्ट्स को जल्दी से देखिए। उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। काफ़ी अमेजिंग ये वाला पार्ट होने वाला है और आई थिंक दैट वी शुड कंटिन्यू नाउ विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम। हम लोगों ने कल कंटिन्यू कर लिया था, यहाँ तक ओवर कर लिया था लिक्विड, सॉलिड और गैस का ये जो फ्लो चार्ट आप देख पा रहे हैं। मार्क कर देता हूँ, देखिए 1 मिनट। गाइस, मैंने कल यहाँ तक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो फ्लो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला, यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार आप फिर से जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ तक अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार मैं आपको रिकैप फिर बता देता हूँ कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। नॉर्मल से हम लोगों ने सब पढ़ा था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि ये फ्लो चार्ट, ये कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड में चेंज होते हैं। यदि हमें सॉलिड से गैस में चेंज करना हो, ठीक है, सॉलिड से गैस में चेंज करना हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। गैस से सॉलिड में चेंज करना हो तो इट इज़ नोन एज डिपोजिशन एंड इन सम बुक्स इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, सब्लिमेशन कुछ बुक्स में दोनों ही कहा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये लिखा है कि सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन होता है प्रोसेस, गैस से सॉलिड में डिपोजिशन होता है प्रोसेस। ओके, एंड गैस से लिक्विड विच इज कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड जो होता है वो कंडेंसेशन होता है, एंड लिक्विड टू गैस जो होता है दैट इज vaporization. You can also call vaporization as evaporation. The second name of vaporization will be the evaporation. Okay, ऐसे ही सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से जब लिक्विड होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूज़न। सॉलिड टू लिक्विड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको लिक्विड फ्यूज़न कहा जाता है, और लिक्विड टू सॉलिड जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। ओके, लिक्विड टू सॉलिड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। सॉलिड टू लिक्विड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे फ्यूज़न कहा जाता है। ओके, ये कल का बेसिक कुछ रिकैप मैंने आपको करा दिया। फिर ये कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे गिवन है, ये कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन है। इनको आप अपने आप कर सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा प्रीवियस पार्ट से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग खुद इसको करेंगे। आज हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, इवापोरेशन से। आज हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा इवापोरेशन से। ओके, दिस वन। यहाँ पे इवापोरेशन क्या है इसको मैं बेसिक में आपको बता देता हूँ। लाइन में वाइज कोई नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक टाइप से बेसिक में बता देता हूँ इवापोरेशन होता क्या है। हम लोग ये बहुत छोटे से पढ़ते हुए आते हैं कि इवापोरेशन होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज इवापोरेशन। अभी इवापोरेशन का आपने सेकेंड नेम भी सुना था जिसको हम लोग वेपोराइजेशन भी कहते हैं। इवापोरेशन को ही हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। So do we always need to heat or change pressure for changing in the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered slowly changes into vapor while clothes dry up. What happens to the water in the above two examples? This one. इवेपोरेशन में होता क्या है, वाटर अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे, अब वाटर अपनी बॉइलिंग स्टेज पर ना आकर गैस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
एक ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो वाटर होता है, लिक्विड जो होता है, वो अपनी बॉइलिंग स्टेज पर नहीं आकर वो डायरेक्टली गैस स्टेट में हो जाती है। ठीक है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, ये एक सरफेस फिनोमेना का मतलब है कि जो इवापोरेशन होता है वो सरफेस पे होता है, फुल बॉडी पर नहीं होता है। मान लीजिए एक ओशियन है, ठीक है, एक तालाब वगैरह, आप जो भी है तालाब है, ठीक है, लेक है। अब जो लेक है, लेक पे जब सन की रेज पड़ेगी, हीट एनर्जी उस पर पड़ेगी, तो जो लेक होगा उसका जो अपर पार्ट वाला पानी होगा, ठीक है, जो ऊपरी पानी होगा वो तो गर्म होकर भाप में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे हाथ डालेंगे पानी के तो वो अब भी ठंडा होगा। ऊपर वाला पानी गर्म होने लगेगा, ठीक है, वो वेपर होने लगेगा, उसका वेपराइज होने में लगेगा, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला पानी होगा वो अभी भी ठंडा होगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, वहीं पे बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। ये बल्क फिनोमेना क्या होता है? बॉइलिंग एक पूरा सरफेस नहीं, मतलब पूरा ही वो फिनोमेना है। एक टाइप से ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग फुल ऑफ द बॉडी फिनोमेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बर्तन लिया, एक यूटेंसिल ली, उसमें आप लोगों ने पानी रखा और उसको उबाला। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि चाहे आप ऊपर हाथ डालें चाहे आप नीचे हाथ डालें, पानी दोनों ही साइड में गर्म होगा, क्योंकि वो बल्क फिनोमेना है, वो पूरे में होता है। जहाँ पर पूरी चीज़ गर्म होती है, ठीक है, जहाँ पर पूरा ही चीज़ होता है, ठीक है, उसको बल्क फिनोमेना कहते हैं। जहाँ पे सरफेसली चीज़ होती है उसे सरफेस फिनोमेना कहते हैं। तो इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। ओके, सो यहाँ पे आते हैं दिस वन, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग and are never at the rest at a given temperature in any gas, liquid or solid। हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक मूविंग स्टेज में होते हैं। पढ़ा था अभी हम लोगों ने फिजिकल स्टेट में, राइट, कैरेक्टर्स पढ़े थे। सो एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जैसे अगर ज़्यादा मूव कर रहे होंगे तो उनके काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर वो कम मूव कर रहे होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। आप वो कैसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर हाई होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हाई होगी, क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्टर होगा। ठीक है, वाइब्रेट वो ज़्यादा करेंगे। 1 मिनट। In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. Okay, this phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। देखिए क्या हुआ थोड़ी सी भी हीट अगर प्रोवाइड होती है लिक्विड को, थोड़ी सी भी अगर हीट प्रोवाइड लिक्विड को हो रही है और एक गिवन स्टेज पर जब उसकी जो हीट है वो यूज अप हो रही है वाटर के जो पार्टिकल्स है उनको दूर दूर करने के लिए और एक गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए, उसी को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। ओके, द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस इज नोन एज इवापोरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो थोड़ी सी हीट एनर्जी पड़ने पर जो लिक्विड है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, उसी को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। और इस इवापोरेशन की प्रोसेस की वजह से ही जो बादल हैं उनका फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, इस इवापोरेशन प्रोसेस की वजह से ही बादलों का फॉर्मेशन होता है। ओके, बादलों का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक इट्स वेरी आप लोगों ने ये समझ लिया कि इवापोरेशन है क्या। ओके, फिर नीचे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। आखिर में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा इवापोरेशन होता है। ओके, दिस वन, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी गिवन है, मैं देख लेता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए करवाता हूँ, अभी बताऊँगा आपको, वरना आप लोग ये खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं हमारे इवापोरेशन को। तो इसको एक आप
अपने बार मतलब एक बार अपने आप इसको रीड आउट कर लीजिए, वरना आगे इसका जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। खाली बोली में अपना इतना टाइम वेस्ट होगा, तो आई होप कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये एक्टिविटी जो है आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, ये देखिए यहाँ से, देखिए, वी नो दैट इवापोरेशन, 1 minute, this one, I'm just talking there. So we know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. Okay. मैंने आपको बताया कि इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। सरफेसली वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सरफेसली जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ओके। इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिना भी कहा जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी जल्दी इवापोरेशन होगा। इसको एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं। चाय पीते सब लोग ना, चाय जब तक हम लोग कप में पीते हैं तो ज़्यादा गर्म रहती है, लेकिन अगर हम लोगों को जल्दी होती है तो हम वही चाय एक प्याली में, एक कटोरी में डालकर पीते हैं और कटोरी में जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। मतलब कप के मुकाबले कटोरी के तो सरफेस एरिया हुआ वो ज़्यादा हुआ, कप के मुकाबले कटोरी का सरफेस एरिया ज़्यादा है। उसमें जब हम लोगों ने चाय को डाला तो क्या हुआ कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ, इवापोरेशन ज़्यादा हुआ, ठीक है। इवापोरेशन ज़्यादा हुआ तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड जो है सॉरी वेपर में कन्वर्ट हो गई, और जिससे कूलिंग प्रोवाइड हुई और चाय हमारी ठंडी हो गई थी। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, देखिए, 1 minute, प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि हम लोग कपड़े सुखाते हैं, ठीक है। तो उनका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा जल्दी वो सूखते हैं। वहीं पे अगर हम लोग ऊनी गूनी करके इसको ऐसे ही डाल दें, ओके, नॉर्मल बिना उन्हें निचोड़े और फिर ऐसे ही डाल दें, तो उसमें देर लगेगी कि कपड़े हमारे देर में सूख पाएंगे, ओके। फिर आता है विद द इंक्रीज, 1 minute, this one, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vaporous state। देखिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन फास्ट होती है, इवापोरेशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं इधर से उधर। इसीलिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इवापोरेशन जो होता है वो फास्टर होता है, ओके। ओके, दिस वन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी, नमी कम होनी चाहिए इवापोरेशन के लिए। अगर नमी ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन नहीं होगा अच्छे से, नमी ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन नहीं होता। जब धूप नहीं निकलती तो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं हमारे। ऐसा क्यों? क्योंकि नमी है, वातावरण में नमी है और नमी के कारण ही कपड़े नहीं सूख रहे। नमी के कारण इवापोरेशन, बाष्पीकरण नहीं हो पाता अच्छे से, ओके। नमी के कारण ही हमारा इवापोरेशन नहीं हो पाता। नमी ऑलरेडी मतलब हल्की हल्की वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट होती है तो और वाटर मतलब एक तरीके से पहले ही हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, तो ऐसा इवापोरेशन को भी लगता है, ऐसे इवापोरेशन की प्रोसेस भी होती है कि वो जब कम नमी होती है, ठीक है, तो ही सोचती है कि उसे कन्वर्ट होना है लिक्विड से गैस में, इजी मेथड से अगर समझा जाए तो अगर नमी कम है तो ही हमारा इवापोरेशन ज़्यादा अच्छे से होगा, अगर नमी ज़्यादा है तो इवापोरेशन नहीं होगा, ओके। फिर यहाँ पे गिवन है दिस, humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at given temperature। देखिए, ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स होती है स्मॉल स्मॉल, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ऑलरेडी वो नमी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो इतना टेम्परेचर होल्ड नहीं कर सकता है, इतना हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो होल्ड नहीं कर सकता है नमियों को। इवापोरेशन के दौरान भी नमी होती है और पहले से ही नमी है तो और इवापोरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इतनी ह्यूमिडिटी को होल्ड नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना, वजन ज़्यादा हो जाएगा, एक तरीके से अगर समझा जाए तो वजन ज़्यादा हो जाएगा ह्यूमिडिटी का, ओके।
फिर आता है एन इंक्रीज इन बेंड स्पीड। अगर ओके अगर मतलब स्पीड अगर बेंड की हवा अगर जोर से चल रही है तो क्या होगा, देखिए इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन बेंडी डे विद द इंक्रीज इन बेंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। देखिए क्या होता है, जब हवा जो होती है वो हमारी सराउंडिंग में ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन काफ़ी फास्ट होता है। इवापोरेशन कैसे फास्ट होता है, आपने देखा भी होगा, कभी छत पर अगर कपड़े सूख रहे होंगे और उस टाइम पे ज़्यादा हवा चल रही होगी तो जो कपड़े 2 घंटे में सूखते हैं वो 1 घंटे में ही सूख गए होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हवा चलती है, हवा जितनी सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी होती है, जितनी भी सराउंडिंग की नमी होती है उसको दूर ले जाती है, जिससे और इवापोरेशन होता है। ठीक है, जल्दी इवापोरेशन होता है और वो काफ़ी इंक्रीज करती है हमारी इवापोरेशन को। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी इवापोरेशन को। पहला, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, ठीक है, और विंड की स्पीड जो है अगर वो ज़्यादा है तो इवापोरेशन काफ़ी अच्छे से होगा। ओके, इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी हमारा ज़्यादा होगा। ओके, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है हमारा, ये इवापोरेशन ही का है कि हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। जस्ट वन, हाउ डज इवापोरेशन कॉज, 1 मिनट यार, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, आखिर में इवापोरेशन से कैसे ठंडक पहुंचती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, थ्योरी वाइज पढ़ेंगे और फिर मैं आपको कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल भी बताऊंगा इसके। ओके, in an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to reason the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings makes the surrounding cold. देखिए क्या होता है, in an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding. देखिए होता क्या है, जैसे एक आपने बर्तन है, ठीक है, एक वैसल है, बर्तन है, वो खुला हुआ रखा हुआ है, उसमें पानी है, लिक्विड है, ठीक है। अब लिक्विड जो है इवापोरेशन की प्रोसेस उस पर हो रही है, मतलब भाई धूप भी अच्छी खासी है या विंड वगैरह अच्छी चल रही है, ह्यूमिडिटी है वो भी कम है, ठीक है, तो इवापोरेशन की प्रोसेस हो रही है। अब इतनी हीट एनर्जी सफिशिएंट अगर नहीं है, उसमें जो वाटर है, मान लीजिए बेसिन में वाटर है और इतनी हीट एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, उसे बाष्पीकरण होने के लिए, बाष्पीकृत होने के लिए, ठीक है, उसके इवापोरेट होने के लिए अगर वाटर को इतनी हीट एनर्जी नहीं मिल रही है कि वो आसानी से इवापोरेट हो जाए, तो वो करेगा क्या, वाटर क्या करेगा, वो जो लिक्विड स्टेट है वो अपनी सराउंडिंग से, ठीक है, जिस वैसल में वो रखा हुआ है या फिर और अपने पार्टिकल्स से हीट एनर्जी ले लेगा, ठीक है, उनसे हीट एनर्जी डोनेट कर लेगा, हीट एनर्जी उनसे ले लेगा। ओके, उनसे हीट एनर्जी ले लेगा तो क्या होगा, जिससे उसने एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, तो ऊपर के पानी ने नीचे के पानी से हीट एनर्जी को ले लिया क्योंकि हीट एनर्जी कम पड़ रही थी इवापोरेट होने के लिए। अब जब उसने हीट एनर्जी उनसे ले ली नीचे वाले पानी से, तो नीचे वाला जो पानी था वो ठंडा हो गया, ठीक है, नीचे वाला पानी ठंडा हो गया क्योंकि उनके पास हीट एनर्जी की कमी हो गई और कूलिंग एनर्जी ज़्यादा हो गई उनके पास, ठीक है, मतलब प्लस माइनस के एक तरीके से कह सकते हैं। उसने जो ऊपर वाला पानी था उसने प्लस नंबर ज़्यादा ले लिया तो उनके पास माइनस नंबर ज़्यादा रह गया, ठीक है, नीचे वाले पानी के पास माइनस नंबर ज़्यादा रह गया, मतलब उनके पास अब कूलिंग ज़्यादा रह गई थी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स उनसे आप समझ पाएंगे भी। So what happens when you pour some acetone nail polish remover? This one. What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो एसीटोन जिसको हम वो कहते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, जिसे नेल पॉलिश मिटल सकती है, उसको अगर हम लोग, ये सैनिटाइज़र को अगर हम लोग अपने हाथ में लेते हैं, ओके, अगर इन चीज़ों को हम अपने हाथ में लेते हैं और ये थोड़ी देर बाद ही इवापोरेट हो जाती हैं, जस्ट इन सेकेंड्स, ठीक है, तो आखिर में फिर हमें कूलिंग क्यों होती है प्रोवाइड क्यों होती है, क्योंकि इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये आपका सैनिटाइज़र्स है, एसीटोन है, इसको इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाती है कि ये आसानी से इवापोरेट हो जाए, सराउंडिंग से इतनी हीट एनर्जी इसको नहीं मिल पाती है,
तो ये अपनी सराउंडिंग से, लाइक हमारे हाथ में है ना, तो ये हमारी सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेता है। अब हमारी सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स वगैरह है, मान लीजिए मेरे हाथ में रखा हुआ है, हाथ पे मेरे एसीटोन रखा हुआ है, ठीक है, एसीटोन मैंने लिया और उसको इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही है कि वो आसानी से इवापोरेट हो जाए। तो अब वो करेगा क्या, एसीटोन एसीटोन मेरी बॉडी में से कुछ हीट एनर्जी ले लेगा। अब हीट एनर्जी इक्वल हो गई और वो आसानी से इवापोरेट हो जाएगा। मतलब मेरे अंदर हीट एनर्जी की कमी हो गई, मेरे अंदर हीट एनर्जी की कमी हो गई और कूल एनर्जी ज़्यादा हो गई। जब हीट एनर्जी की कमी हो जाएगी तो कूलिंग ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इससे हम ये प्रेफर कर सकते हैं कि इवापोरेशन जो है वो कूलिंग करता है, ठीक है। इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन जो होता है वो कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसका एक और सिंपल सा अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, तो जब हम लोग खेल के आते हैं, ठीक है, पसीने से लथपथ होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कभी, आप बहुत ज़्यादा खेल के आए हैं और पसीने से लथपथ है, ठीक है, पसीने आपका मतलब पसीने से आप ऊपर से नीचे तक भीगे हुए हैं। आप एक आप एक विंडी स्पेस पे आए हैं, मतलब आप एक कूलर वगैरह के सामने आए हैं, पंखे के नीचे आए हैं, तो आपको आसानी से वहाँ पे अचानक से कूलिंग प्रोवाइड होगी। ऐसा क्यों? आपका जो पसीना है, ठीक है, आपके जो पसीने हैं, आपका पसीना है उसको विंड स्पीड मिली है, ठीक है, उसको विंड एनर्जी मिली है, तो वो आसानी से इवापोरेट तो हो पाएगा, लेकिन उसको इतनी विंड स्पीड नहीं मिल रही है, विंड जो हवा इतनी नहीं मिल रही है कि वो आसानी से मतलब पूरी तरह से इवापोरेट हो जाए। तो वो हमारी बॉडी से कुछ हीट एनर्जी और ले लेता है। सराउंडिंग की हीट एनर्जी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती है, तो वो हमारी बॉडी की सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी होती है उसको ले लेता है, और जब दोनों हीट एनर्जी हो जाती है तो वो आसानी से इवापोरेट हो जाता है। अब जब उसने हमारी हीट एनर्जी ले ली तो हमारे अंदर हीट एनर्जी की कमी हो गई, और कमी हो गई ना, और कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया। ओके, वहाँ पे कूलिंग का इफेक्ट जो था वो ज़्यादा हो गया। ये एक मैंने आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल बताया है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, तो घड़े में पानी देखते हैं, घड़े में लोग कहते हैं पानी ठंडा रहता है, ऐसा क्यों? घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? हम जानते हैं इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इवापोरेशन एक वर्क फिनोमिना नहीं है, बल्कि सरफेस फिनोमिना है। हाँ, तो होता क्या है, जब भी इवापोरेट होने के लिए कुछ हीट एनर्जी ऊपर से पड़ती है पानी के अंदर, ठीक है, ऊपर से हीट एनर्जी कुछ पड़ती है पानी में, तो जो ऊपर ऊपर का पानी है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हीट एनर्जी को लेता है, और लेकिन वो सफिशिएंट उसके लिए हीट एनर्जी नहीं होती कि वो इवापोरेट हो पाए। तो वो नीचे के पानी से, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था कि नीचे के पानी से वो कुछ हीट एनर्जी ले लेता है, नीचे के जो पार्टिकल्स है वाटर के H2O के, उनसे कुछ वो हीट एनर्जी ले लेता है। अब जब उनसे कुछ हीट एनर्जी ले लेता है, उसके पास पूरी प्रॉपर हीट एनर्जी हो गई, प्रॉपर हीट एनर्जी हो गई, तो वो आसानी से इवापोरेट हो पाएगा। नीचे के पानी से जो उसने हीट एनर्जी ली थी, ठीक है, ऊपर के पानी ने, सरफेस के जो वाटर था उसने जो बिलो वाटर था उससे जो हीट एनर्जी ली थी, जिसके कारण नीचे का वाटर जो था उसमें हीट एनर्जी की कमी हो गई, नीचे के पानी में हीट एनर्जी की कमी हो गई। और जब हीट एनर्जी की कमी हो गई तो जो नीचे का वाटर था, ओके, नीचे का जो पानी था 1 मिनट, जो नीचे का पानी था बेसिकली में उसके पास हीट एनर्जी की कमी हो गई और कूलिंग इफेक्ट शो होने लगा। सही, जैसे भी मैंने आपको प्लस माइनस बताया था कि उसने प्लस ले लिया, जो सरफेस फिनोमिना, सॉरी, जो सरफेस वाटर था उसने प्लस ले लिया, दोनों होते हैं प्लस माइनस, तो माइनस की कमी हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल मेरी तरफ से था जो मैंने आपको बताया। आप थोड़ी बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये देखिए, after a hot sunny day, people sprinkle water on the roof of open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. देखा होगा जब गर्मी के दिन पड़ते होंगे तो लोग अपनी छत पर ना पानी की छिड़काव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि उनका रूफ कुछ ठंडा हो जाए, उनका रूफ जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। रूफ ठंडा कैसे हो पाएगा? पानी को उन लोगों ने छिड़काव करा, ठीक है। ऊपर की हीट एनर्जी अगर इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो वाटर इवापोरेट हो पाए, तो वो नीचे के रूप से कुछ हीट एनर्जी उधार में लेगा। ओके, हीट एनर्जी वो कुछ लेगा, तो जो नीचे का जो सरफेस एरिया है, जो हमारा रूफ का सरफेस एरिया हो गया, वहाँ पे हीट एनर्जी की कमी होगी, और जब हीट एनर्जी की कमी होगी तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट शो होने लगेगा। यही रीजन है कि लोग छत पर गर्मियों के समय में पानी को छिड़काते हैं। ओके, फिर यहाँ पे है बाई शुड बी बियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, दिस वन। ओके,
So during summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles of surface of the liquid gain energy from the surrounding of body surface and change in the vapor. The heat energy equals to the latent heat of this one. मतलब ये नॉर्मल से इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा कुछ है, मतलब ज़्यादा कुछ लिख दिया है, लेकिन नॉर्मल से आंसर इसका है तो ये है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया वाई शुड बी बियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्योंकि कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं वो एक गुड एब्जर्वर होते हैं, ठीक है, वाटर के एक गुड एब्जर्वर होते हैं, तो हमारी जो बॉडी से पसीना निकलता है ना, तो पसीने को वो आसानी से एब्जर्व कर सकते हैं, और ठीक है जब पसीने को उन्होंने एब्जर्व कर लिया तो वो आसानी से इवेपोरेट भी हो जाएगा क्योंकि वो बाहर आ चुका होगा, इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, अब देखो एक और लास्ट आपका टॉपिक बचा है, वाई डू बी दिस वन why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? कि अगर हम लोग एक मान लीजिए फ्रीजर से आप लोगों ने एक ठंडी बोतल ली, ठीक है, ठंडी बोतल आपने रखी आके टेबल पे, तो आपने कुछ देर बाद देखा कि उसके चारों तरफ कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे, वो बॉटल के जो वाटर बॉटल है उसके चारों तरफ आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। आप डेफिनेटली खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी सेफ एक्सपेरिमेंट है कि एक फ्रीज़र में आप लोग बॉटल को जमाने के लिए रख दीजिए, और जब वो जम जाए या पानी ठंडा हो जाए तो उसको टेबल पे रखिए, कहीं पे रखिए, और आप कुछ सेकंड्स बाद ये देखेंगे कि उसके चारों तरफ कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। ऐसा क्यों? यहाँ पे गिवन है, देखिए, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर। हमें क्या करना है, आइस कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर एक गिलास में लेना है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। The water vapor present in air on coming in contact with a cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets. जो देखिए जब हम लोगों ने बॉटल रखी थी, जो आइस कोल्ड हम लोगों ने टम्बलर या बॉटल रखी थी, तो जितनी हमारे कांटेक्ट में ह्यूमिडिटी होती है, मैंने आपको बताया था, तो वो उसके कांटेक्ट में आने लगी, ठीक है, उससे आकर्षित होने लगी, ठीक है, और जब वो ह्यूमिडिटी जो कि हमें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है, बहुत कम, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, एयरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो जब वो उसके कांटेक्ट में आई, ठंड के कांटेक्ट में आई, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ मतलब जो पार्टिकल्स वो थोड़े पास पास आए, काइनेटिक एनर्जी भी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई मतलब पार्टिकल्स पास पास आए, पार्टिकल्स जब पास पास आए वो अपनी लिक्विड स्टेट में आने लगे, लिक्विड स्टेट हमें शो होती है, तो इसलिए हम लोगों को उस बोतल के या उस टम्बलर के चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा फंडा है, देखिए क्या होता है, चारों तरफ हमारे बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है ना, अभी वो ह्यूमिडिटी है वो एक आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आई, जब टेम्परेचर लो हुआ तो उसके पार्टिकल्स पास पास आने लगे, वो गैसेस फॉर्म में थी पहले, पार्टिकल्स पास पास आने लगे, जब पास पास आने लगे तो वो कन्वर्ट होकर लिक्विड में, और लिक्विड हमें विजिबल होता है और हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज का हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका इस केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। ये कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देखिए, ये कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन के मैंने, आप लोग खुद देख लीजिएगा, अपना एनालिसिस रिकॉर्ड करिए, और फिर नीचे यहाँ पे है व्हाट यू हैव लर्नड, यहाँ पे कुछ एक समरी है कि हमने क्या क्या पढ़ा, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखिए, गिवन हियर, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं। ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि आप अपनी नेक डाई से इन्हें नहीं देख सकते हैं। मैंने आपको कई सारी एक्टिविटीज़ भी करवाई थी जिससे आप ये प्रेफर कर सकते हैं कि हाँ मैटर के पार्टिकल्स काफ़ी स्मॉल होते हैं। फिर होता है द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। 1 मिनट नाउ, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको बताया था कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोथ आइंस्टीन एंड प्लाज्मा। लेकिन अभी आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स हैं गिवन, ओके। फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैस। देखिए क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक दूसरे से पार्टिकल अट्रैक्ट है, वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स जो है वो पास पास हैं, उससे कम इंटरमीडिएट मतलब सबसे जो मॉडरेट है वो हमारे लिक्विड में, और सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे गैसेस में है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें दूर दूर है हमारे पार्टिकल्स, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना अट्रैक्ट वो नहीं हो पाते हैं। So the space in between the constituent and particles and kinetic energy of particles are minimum in the case of solid, intermediate and liquid, and maximum in case gases. तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैसेस में ज़्यादा होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट है, फिर मॉडरेट होती है, या और सॉलिड में बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी तब होती है ज़्यादा जब
पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है तो उनका मूवमेंट ज़्यादा होगा, जब मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो वो सबसे ज़्यादा होती है गैस में, उससे कम लिक्विड में, लिक्विड से कम सॉलिड में। ओके, आते हैं नीचे वाले में। दिस वन देखिए, so the arrangement of particles is most ordered in the case of this one. The arrangement of particle is most ordered in the case of solid. In the case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while of gases there is no order, particles just ever about randomly. ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का सबसे सबसे जो मतलब एकदम एक्यूरेट जो है, ठीक है, वो सॉलिड में। सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं तो उनका एकदम अरेंजमेंट अच्छे से होता है। लिक्विड में भी मॉडरेट होता है, इंटरमीडिएट होता है, लेकिन गैस में कोई भी उनका अरेंजमेंट नहीं होता है। कोई अगर कोई पार्टिकल इधर है तो कोई पार्टिकल उधर है, ठीक है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसी की वजह से उनका आसानी से अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इन दिस वन, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी फ्लो चार्ट में ऊपर पढ़ा था, तो अच्छे से उनको देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड। ओके, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, डायरेक्टली सॉलिड से जब गैस में फॉर्मेशन होता है, डायरेक्टली सॉलिड से जब गैस में फॉर्मेशन होता है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं प्रोसेस को, और गैस से लिक्विड में जब फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं। ओके, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गेटिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट में ना आए, सीधे गैस से सॉलिड में जाते हुए जो स्टेट होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना। फिर आता है बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क फिनोमिना ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। 1 मिनट, दिस वन राइट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, मतलब बॉइलिंग जो है एक पूरा फिनोमिना है, ठीक है, होल फिनोमिना है, जो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, होल फिनोमिना है, पूरा फिनोमिना है, जिसमें जो पार्टिकल्स है वो इवापोरेट होते हैं पूरे ही फिनोमिना से। सॉरी, इवापोरेट नहीं होते, लिक्विड से वेपर स्टेट में होते हैं चेंज। ओके, इसको अभी हम यहाँ पे इवापोरेट नहीं कहेंगे क्योंकि बॉइलिंग की बात करी गई है यहाँ पे। फिर इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into the vapor state. Evaporation जो एक surface phenomena है, ठीक है, नॉर्मल इतना है लिखा है इसमें। The rate of evaporation depends upon the surface area exposed to the atmosphere. evaporation तब ज़्यादा होगा जब हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, evaporation तब ज़्यादा होगा जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवापोरेशन जल्दी होगा, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन नहीं हो पाएगा। ओके, विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन जल्दी होगा, विंड स्पीड अगर कम होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन कूलिंग करता है, मैंने बताया था आपको। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज हीट एंड एनर्जी। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन है उसमें 1 kg ऑफ जो लिक्विड है, ठीक है, 1 किलो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 1 kg ऑफ जो लिक्विड है जब वो गैस में कन्वर्ट होता है एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पे और एक उसके गिवन पॉइंट पर, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड, जिसमें 1 किलो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है एक गिवन टेम्परेचर या गिवन पॉइंट पर, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसको हिडन एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे कुछ सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है जिनको हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी हैं और इनको हमें लर्न करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की एक ऐसा यूनिट होती है जिसको हम लोग केल्विन कहते हैं। ठीक है, के लेंथ, ओके, लेंथ की होती है मीटर, और मास की किलोग्राम, ये ऐसा यूनिट्स में बता रहा हूँ आपको। वेट की आपकी होती है बेटा, हाँ, मास की आपकी किलोग्राम होती है, वेट की न्यूटन होती है, वॉल्यूम की आपकी जो होती है वो क्यूबिक मीटर होती है। ओके, डेंसिटी की किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, और प्रेशर की आपकी पास्कल होती है, ठीक है। ये कुछ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मास और वेट में, तो ध्यान रखिए जो वेट होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता है। यही मेन डिफरेंस है मास और वेट में। और मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम केजी होती है, वेट की जो न्यूटन वो होती है यूनिट वो होती है न्यूटन। जैसे हमारी फोर्स की न्यूटन होती है, वैसे वेट की भी न्यूटन होती है यूनिट। ओके, 1 मिनट। सो गाइस, थोड़े इशू की वजह से इसको रोकना पड़ा था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था, दैट इज़ वाई मैंने इसको रोक दिया था। हाँ, तो थोड़े से एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पे आप गिवन देखिए, यहाँ भी गिवन है, यहाँ पे देखिए ये गिवन है। लेकिन मैंने आपसे एक वादा करा था कि मैं आपको सेल्सियस मतलब केल्विन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, केल्विन क्या होता है और इसको चेंज कैसे करते हैं सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल केल्विन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। सो केल्विन जो होता है, ओके, केल्विन एक ऐसा यूनिट है, ठीक है। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, हाँ सही से लिखता हूँ, केल्विन एसआई यूनिट है, ठीक है। तो केल्विन एक ऐसा यूनिट है और ये टेम्परेचर की एक ऐसा यूनिट है, ओके। अब इसको आखिर में चेंज कैसे करते हैं, इसका भी तो चेंजमेंट होता है ना, कि आखिर में सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल को कैसे चेंज करेंगे। जब भी सेल्सियस टू केल्विन हो, ठीक है, जब भी सेल्सियस टू केल्विन हो, तो पहले इसके कुछ मैं बेसिक रूल आपको बता दूं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मतलब होता है 273 डिग्री केल्विन, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब इसको मैं प्रूव करूंगा आपको कैसे होता है। उसके लिए पहले आपको ये एग्जांपल देखना पड़ेगा। ये 293 जो केल्विन है, इसको हमें सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो केल्विन से सेल्सियस में जब चेंज करते हैं तो 273 माइनस कर देते हैं। वैसे माइनस तो हम करते हैं 273.15, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू हमें माइनस करनी होती है, तो हम लोग 273 को माइनस करेंगे, ओके। इसमें करेंगे हम क्या, केल्विन से हमें सेल्सियस में चेंज करना है, तो केल्विन माइनस सेल्सियस हम कैसे करेंगे, ये एक केल्विन का नंबर लिखेंगे, दिस वन केल्विन का नंबर, ओके। इसको सेल्सियस में चेंज करना है, मतलब इसको माइनस कर देंगे हम 273 से, ओके। वैसे 273 115 से करते हैं हम लोग, 15 से करते हैं, लेकिन एक एक्यूरेट वैल्यू से अगर करेंगे तो हमारा आंसर कभी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 20 आएगी, 20, और सेल्सियस में करना है डिग्री सेल्सियस, ओके। ऐसे ही 1 मिनट, ऐसे ये वाला आप खुद कर लीजिएगा, ये वाला बी वाला जो गिवन है यहाँ पे, ये वाला ये आप खुद करके देखिएगा। इसमें भी आपको -273 करना है, जो वैल्यू आएगी फिर आप देखिएगा, ओके। मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दिया है। अब सेल्सियस से देखिए, केल्विन को सेल्सियस में करना है, अभी सेल्सियस से केल्विन करना था, ओके। अभी सेल्सियस से केल्विन करना था, अब केल्विन को सेल्सियस में करना है, ओके। जब भी केल्विन को हम लोग सेल्सियस में करते हैं, यहाँ पे गिवन है देखिए, तो हम करते क्या है, 273 प्लस करते हैं, ओके। अभी मैंने आपसे कहा कि सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में करेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे 273, और केल्विन को अगर सेल्सियस में करेंगे, तो हम लोग प्लस करेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले हमारा A गिवन है, हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लिख सकते हैं 273 प्लस 25, ओके। और ये हमारा आ जाएगा, 1 मिनट, थोड़ी रॉन्ग हो गया, लिख नहीं पा, देखिए हमारा है 25 गिवन है, ओके। सो हम करेंगे क्या, हमें इसमें क्या करना है, हम लोगों को केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो जब केल्विन से सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हम लोग प्लस करते हैं 273, तो 273 प्लस 25,
ओके, ये आ जाएगा हमारा 298, ये हमारा 298 आ जाएगा, 298। और 298 जो होगी केल्विन स्केल में होगी। ओके, 298 जो होगी वो हमारी केल्विन स्केल हो जाएगी। ध्यान रखिए, हमेशा केल्विन से सेल्सियस में प्लस होता है 273, सेल्सियस से केल्विन में, अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो माइनस होता है 273। ठीक है, अब ऐसे हमारे 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, उसको अगर हम लोगों को केल्विन स्केल में चेंज करना है, ठीक है, केल्विन स्केल में चेंज। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि सेल्सियस से जब भी हम केल्विन में चेंज करेंगे, सेल्सियस से केल्विन में, तो -273 होगा। और अगर कभी भी हम लोग केल्विन से अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 273 होगा। ठीक है, ओके, समझ गए आप लोग। ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारे वाटर का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसको अगर हम लोग सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम लोग +273, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, यहाँ पे हमें करना क्या है, सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको हमें केल्विन स्केल में चेंज करना है। अब केल्विन स्केल में चेंज करना है तो भी मैंने आपको बताया था, केल्विन में हमेशा चेंज करने में क्या होता है कि प्लस होता है। केल्विन में हमेशा भी प्लस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस उसको हम लिख सकते हैं सेल्सियस इक्वल्स टू 273, 0 + 273, तो ये हमारा जाएगा 273 डिग्री केल्विन। ओके, तो ये हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस जो कि एक फ्रीजिंग पॉइंट है, तो केल्विन में उसको 273 लिखेंगे। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। ओके, सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है, उसमें हम लोग प्लस करेंगे, तो हमारी आ जाएगा 373 डिग्री केल्विन। ओके, ये जो होगा हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा इन द केल्विन। हमेशा ध्यान रखिए, सेल्सियस स्केल से जो केल्विन में हमें चेंज करना हो, ठीक है, मतलब केल्विन को हमेशा अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना हो, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो माइनस होगा, और सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में चेंज करना हो, सेल्सियस को अगर हम लोगों को केल्विन में चेंज करना हो तो हमेशा प्लस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में था, इसको केल्विन में चेंज करना था, +273 कर दिया। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में था, इसको हमें केल्विन में चेंज करना था, तो हमने 273 लिख दिया, और हमारा आंसर आ गया 373 डिग्री केल्विन, जो कि हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है इन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर में। ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज हमारे केमिस्ट्री का पूरा पार्ट निपट चुका है, मतलब पूरे पार्ट का मतलब फर्स्ट चैप्टर हमारा निपट चुका है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो मैं ज्योग्राफी की लूँगा, फर्स्ट चैप्टर का, जो कि इंडिया साइज एंड लोकेशन की है। आई होप आपको वो भी वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके बाद फिर मैं और देखता हूँ, केमिस्ट्री और बायो तो मैं पूरी निपटा दूंगा, ज्योग्राफी में मैं निपटा दूंगा। ओके, सो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और खूब सारे लाइक व सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।